वेलकम डियर स्टूडेंट। विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति का स्थान विश्व के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है, क्योंकि यहाँ की क्रांति ने मनुष्य के जीवन में कई बदलाव लाए। यहाँ इस क्रांति का जो एक आदर्श नारा निकल करके बाहर आया, जिसको आज पूरी दुनिया मानती है, स्वीकार करती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अर्थात भाईचारा। हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी यह तीनों शब्द आज भी शामिल हैं। ये शब्द या नारे या जो वाक्य है, ये फ्रांस की क्रांति से निकल करके आए हैं। फ्रांस की क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को एक हकीकत रूप दिया। इससे पहले राष्ट्रवाद अवधारणात्मक रूप ही था और राष्ट्रवाद कबीलाईवाद ही था। यानी राष्ट्र को कबीला के अर्थ में ही लगभग काम में लिया जा रहा था, लेकिन अब राष्ट्रवाद की जो लहर है वो यूरोप में इस क्रांति के बाद ही फैली और इसका बहुत दीर्घकालीन और व्यापक असर भी हुए। तो ये सब चीज़ें फ्रांस की क्रांति को और उसके प्रमुख घटनाओं को और उसके विवरणों को जानने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में उच्च वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उनके विरुद्ध मध्यम वर्ग ने संघर्ष किया। तो पूरा जो घटनाक्रम है वो एक प्रकार से कार्ल मार्क्स का सिद्धांत वर्ग संघर्ष के आसपास भी घूमता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्यों हुई, ऐसा फ्रांस में क्या था कि क्रांति हुई। कई इतिहासकार ये प्रश्न उठाते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में उस समय स्थिति एक जैसी थी, फिर भी इंग्लैंड में क्रांति न होकर के फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। तो हम जब फ्रांस की तात्कालिक परिस्थितियों को समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि वो क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। तो हम कारणों के बारे में चर्चा करते हैं, फ्रांस की स्थिति के बारे में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी उस समय जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ही दोषपूर्ण थी। तो राजनीतिक व्यवस्था दोषपूर्ण किस प्रकार से थी, हमें ये समझना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें दोष व्याप्त थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस समय फ्रांस में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था वो था राजा। और फ्रांस में जो उस समय राजा था वो था बूर्बो वंश का राजा था और वो अपने नाम के आगे लुई लगाता था और फिर जैसे भी संख्या आती थी लुई 10वां 14वां 15वां 16वां ऐसे। तो ये जो शासक थे, इन शासन प्रणाली जो थी वो थी केंद्रीकृत शासन। केंद्रीकृत शासन का मतलब है कि सभी शक्तियां एक ही जगह पर केंद्रित हो जाना। और वो सभी शक्तियां फ्रांस में कहाँ पर केंद्रित थी? राजा के पास में, उस लुई के पास में, बूर्बो वंश के शासकों के पास में। उदाहरण के लिए जो लुई 14वां था वो एक शक्तिशाली शासक था। वो लुई 14वां खुद कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। मैं ही राज्य हूँ का इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने कह दिया है वही कानून है, वही नियम है। तो मैं ही राज्य हूँ, मैं ही स्टेट हूँ, यह सिद्धांत लुई 14वें ने दिया, जो दर्शाता है कि शक्तियाँ सभी एक राजा में केंद्रित है और निरंकुश है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, न उसके ऊपर चर्च का अंकुश है, न धर्म का है, न नियम का है, न संस्थाओं का है। तो निरंकुशता एक राजनीति विज्ञान में आपके आता है लॉर्ड एक्टन। उसने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है। तो फ्रांस के शासक के पास में निरंकुश शक्ति है। तो फ्रांस का जो शासक है वो केंद्रीकृत है, उसके पास में सभी शक्तियां हैं। और जैसा कि लुई 14वें ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, आपने बाहुबली फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा कि मेरा वचन ही है शासन, अर्थात जो मैं कहती हूँ वही शासन है, वही रूल है। तो ये लुई 14वें का भी यही नियम था। तो उसने कहा कि सभी शक्तियाँ मेरे पास में है।
दूसरा, लुई 14वां तो योग्य व्यक्ति था, लेकिन लुई 15वां अयोग्य आ गया। लुई 15वां इतना योग्य नहीं था और लुई 16वां तो और भी ज़्यादा अयोग्य निकला। तो योग्य शासकों के दौरान तो प्रशासन शासन ठीक प्रकार से चलता रहा, लेकिन अयोग्य शासकों के दौरान स्थिति खराब होती गई। राजतंत्र का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो यही है कि वो शासकों की धुरी पर घूमता है। यदि शासक अच्छे हैं तो राजतंत्र अच्छा बन जाएगा, लेकिन शासक बुरे हुए तो राजतंत्र सबसे बुरा हो जाएगा। तो योग्य शासक नहीं थे। लुई 15वां है वो विलासी था और अयोग्य था, और लुई 16वां तो उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो इतना आक्रमणीय और लापरवाह था कि उसको खुद को पता भी नहीं रहता था। और साथ में लुई 16वें की एक रानी थी जिसका नाम था मेरी आंतवानेत। तो सम्राट जो लुई 16वां था वो मेरी आंतवानेत के हाथ की कठपुतली था, और मेरी आंतवानेत है वो इस फ्रांस रूपी राज्य के जहाज की संचालिका थी, और वो जिस तरफ जहाज को ले जा रही थी वो किसी बड़ी चट्टान से टकराने वाला था, क्योंकि वो स्वयं भी योग्य प्रशासिका नहीं थी। एक अन्य कारण जो खर्चीली राज्य व्यवस्था के बारे में, उस समय फ्रांस में एक राजाओं ने अपने रहने के लिए महल बनाए जो पेरिस से थोड़े दूर है, वर्साय स्थान पर, जिसको वर्साय के महल कहा जाता है। वो महल बहुत ही भव्य है और वहाँ लगभग 10,000 तो केवल नौकर थे। इसके अलावा कर्मचारी गण और अन्य लोग तो अलग थे, और उसको बनाने के लिए खूब पैसा खर्च किया गया, तो बहुत ही खर्चा हो गया। फिर अभी जिसका नाम लिया मेरी आंतवानेत, वो स्वयं खूब पैसे खर्च करती थी। वो अपने साज सजा और श्रृंगार पर बहुत अधिक पैसा खर्च करती थी। उसको नौकर चाकर रखने और वैभव विलास का बड़ा शौक था। तो इन सब कारणों से पैसा जो जनता कर देकर के चुकाती थी, वो पैसा इस प्रकार के विलासी जीवन में खर्च हो गया। उसको कानून व्यवस्था लागू करने में, सरकार चलाने में कोई खर्च नहीं हो रहा था, इसलिए भी वहाँ पर लोगों में असंतोष था। फिर न्याय प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। न्याय प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के दो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं। न्याय व्यवस्था कानूनों के माध्यम से चलती है, क्योंकि न्यायपालिका का काम यही होता है कि कानूनों को लागू करें, लेकिन जो कानून है वो इतने अस्पष्ट हैं कि न्यायपालिका स्वयं ही भ्रमित हो जाती थी। अपने यहाँ पर जिस प्रकार से कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे बानी, उसी प्रकार में फ्रांस में ये कहा जाता है कि 5 से 8 मील की दूरी पर फ्रांस में कानून बदल जाता है। यानी एक प्रसिद्ध कहावत हो गई थी फ्रांस में कि जब तक आप बैल की जोड़ी नहीं बदलते उससे पहले ही वहाँ का कानून बदल जाता है। कहने का मतलब है कि जब बैल चलता है रास्ते में, जब वो थक जाता है तो आप उसको चेंज करते हो, वो इतनी दूरी तक चलता है भी नहीं है उससे पहले ही कानून तो नया हो जाता है। तो इतने अधिक कानूनों का जाल था कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका पालन करना भी दुस्साध्य हो गया था। फिर इस समय जो यहाँ का जो न्याय तंत्र था उसने एक नया पत्र जारी कर दिया। उस पत्र में क्या था? उस पत्र में व्यक्ति का नाम खाली छोड़ दिया गया था और बाकी लैंग्वेज पूरी नीचे लिख दी थी, और उसमें लिखा था कि इसको इस कानून के उल्लंघन के कारण ये सजा दी जाती है। ये तो पूरा सा टाइप था, केवल नाम खाली छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के पत्र को लेत्र द काशे कहा जाता था, जिसको अधिकार पत्र कहा जाता है। ये प्रत्येक अधिकारी को दे दिया गया। अब वो मन चाहे उस व्यक्ति का नाम लिखता और उसको जेल में डाल देता। तो ये जो कहावत है कि सभी को एक ही लाठी से हाँकना, वो इस पत्र के माध्यम से फ्रांस में शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से न्याय प्रणाली पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो गया। सबसे महत्वपूर्ण असक्षम प्रतिनिधि सभा, जो लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत ही भ्रामक था। रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से माध्यम होता था? एस्टेटस जनरल के माध्यम से होता था। एस्टेटस जनरल एक प्रकार की सभा हुआ करती थी और इसमें कुल 3 वर्ग थे। इसके कुल कितने भाग थे? 3। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन और तीसरा सामान्य।
तो ये 3 वर्ग थे। जिस प्रकार से अपने सदन में 2 भाग है ना, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से इसके 3 सदन हो गए, पादरी, कुलीन और सामान्य। अब जो पादरी वर्ग है वो संख्या में कम है, कुलीन वर्ग भी संख्या में कम है और सामान्य वर्ग संख्या में ज़्यादा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो वोट देने का जो तरीका था वो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर नहीं था, बल्कि सदन का वोट होता था। जैसे पादरी वर्ग जो है इसमें चाहे 1 व्यक्ति हो चाहे 100 व्यक्ति हो, लेकिन इनका भी वोट एक ही होता था। कुलीन वर्ग में चाहे 500 सदस्य हो चाहे 200 हो या 1 हो, इसका भी एक वोट होगा। सामान्य वर्ग में चाहे 1 व्यक्ति हो चाहे 1000 हो, वोट इसका भी एक होगा। तो कुल कितने वोट होते हैं? 1, 2 और 3। और इन तीनों वोटों में से जिसको भी 2 वोट मिले, जिस भी बात के पक्ष में 2 वोट हो जाए, वो अपना विचार है वो प्रकट कर लेता था, उसका कानून बन जाता था। तो क्या होता था, पादरी और कुलीन ये दोनों वर्गों के हित एक जैसे थे, इसलिए ये दोनों आपस में गठजोड़ कर लेते। चूंकि संख्या में पादरी भी कम थे और कुलीन भी कम थे, लेकिन चूंकि दोनों के बीच में गठबंधन हो गया तो 1 + 1 2 वोट इनके हो जाते और हमेशा से इनके कानून पारित हो जाते। सामान्य वर्ग वालों की संख्या इन दोनों के जोड़ से भी ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि वोट एक ही पड़ता था इसलिए वो हमेशा हार जाते थे। इसलिए जब सामान्य वर्ग में मध्यम वर्ग की भूमिका बढ़ने लगी तो मध्यम वर्ग ने कहा कि हमारा भी अधिकार होना चाहिए, हमारे वोट की भी वैल्यू होनी चाहिए। ये अवस्था तब तक तो ठीक थी, लेकिन एस्टेटस जनरल के साथ में एक और वाक़या हुआ कि 1614 ईस्वी के बाद में इसका कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ, कोई बैठक ही नहीं हुई। इसका काम था कानूनों को अंतिम रूप से प्रमाणित करना, उसको वैधता देना। और 1614 से लेकर कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 175 वर्षों से एस्टेटस जनरल की सभा भी नहीं आई थी। और दूसरा जो तंत्र था वो पार्लमा के माध्यम से था, जो अलग अलग राज्यों की पार्लमा हुआ करती थी, उन पार्लमाओं पर भी राजा का नियंत्रण था। तो प्रतिनिधि संस्थाएं जो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में विकसित हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई विकसित नहीं हुई, इसलिए भी लोगों में असंतोष था। सामाजिक कारणों की चर्चा करें तो यहाँ पर 3 वर्ग थे जिसके बीच में भयंकर असमानताएं व्याप्त थी। 3 वर्ग कौन कौन से थे? पादरी या कुलीन वर्ग, पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग, ये 3 वर्ग हुआ करते थे। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सामान्य वर्ग। और इन तीनों में ये 2 वर्ग जो है, कुलीन और पादरी वर्ग है, ये विशेषाधिकारों से युक्त वर्ग थे और सामान्य वर्ग के पास में कोई विशेषाधिकार नहीं थे। विशेषाधिकारों का मतलब हुआ कि इनके पास में कुलीन और पादरी कर इकट्ठा करते थे, ये कर वसूल करते थे, अपने पास में संपत्ति भी रखते थे, इनके नाम की संपत्ति थी, चाहे वो जमीन हो चाहे दूसरी संपत्ति हो। लेकिन सामान्य वर्ग है, इसके सभी कर्तव्य ये, उसको विभिन्न प्रकार के कर चुकाने होते हैं और कर के साथ साथ उसको बेगार भी देनी पड़ती है, पादरी और कुलीन के घर जा कर के भी काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्ग, कुलीन और पादरी वर्ग के पास में तो सभी अधिकार हैं और कर्तव्य कोई भी नहीं है, उनको समाज के लिए करना कुछ भी नहीं है। और सामान्य वर्ग जिसके पास में अधिकार कुछ भी नहीं है और इनको करना सब कुछ है, कर्तव्य सब है। अब हम ये जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी जहाँ पर अधिकार की बात आएगी वहाँ कर्तव्य स्वाभाविक आएगा। जब तक आप कर्तव्य नहीं करोगे अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आप कर्तव्य भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर कर्तव्य, एक व्यक्ति के पास में अधिकार है, कर्तव्य कुछ नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास में कर्तव्य है लेकिन अधिकार कुछ नहीं है। तो दोनों के बीच में विरोधाभास हो गया और सामान्य वर्ग यह चाहता था कि हमारे पास में भी कुछ अधिकार होने चाहिए और कुलीन और पादरी वर्ग के पास कुछ कर्तव्य होने चाहिए। इसलिए इस पूरे असमानता को समाप्त करने के लिए यहाँ के लोगों ने लामबंद होना शुरू कर दिया। किसान और जो मजदूर वर्ग था, जिसको सामान्य वर्ग अपन कहते हैं, पूरी कुल जनसंख्या में लगभग 80% था, लेकिन संपत्ति का जो भाग है वो मुश्किल से 5% था। और दूसरा, इनकी जो भी आय होती थी सामान्य वर्ग की, उसका लगभग 80% भाग तो टैक्स चुकाने में जाता था, पीछे शेष बचती थी 20% आय, उसी से उनको गुजारा करना पड़ता था। इसलिए उनके मन में हमेशा ये रहता था कि ये कमाते नहीं हैं फिर भी खाते सब कुछ हैं, हम कमाते हैं लेकिन खाने को नसीब नहीं होता है। उस समय मध्यम वर्ग है वो धीरे धीरे प्रभावी हो रहा था। मध्यम वर्ग में शिक्षित व्यक्ति आते हैं
जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे व्यापारी, वकील, कलाकार, ये सभी जो शिक्षित वर्ग होते हैं इनका न सीधा सीधा संबंध ज़मीन से होता है, अर्थात वो न तो किसान होते हैं, जमींदार होते हैं, और न ही उनका संबंध सीधा सीधा धर्म से होता है। ये जो पेशा करते हैं उसी पेशे से अपने आजीविका कमाते हैं। तो इस मध्यम वर्ग ने न कुलीन वर्ग की लाचारी करना सोचा, न पादी वर्ग की लाचारी करने के लिए सोचा। इन्होंने खुद अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले विशेष अधिकारों का विरोध किया। फ्रांस की क्रांति के बारे में जैसे कि मैंने पहली लाइन में बताया था कि उच्च वर्ग के खिलाफ मध्यम वर्ग का संघर्ष था, और ये इन विशेषाधिकारों के खिलाफ किया गया। वंशानुगत व उच्च अधिकार प्राप्त वर्ग था जो सामंत और बेगार लिया करते थे। तो ये क्या था कि सामंत जो थे, सामंती व्यवस्था थी, उसमें व्यक्तियों को कई प्रकार के बेगार देने पड़ते थे। उनको लगभग बारी बारी से सामंत के घर जाकर के हर प्रकार का काम करना पड़ता था। साथ ही जब सामंत अपने क्षेत्र में जो भी कुछ चीज़ खरीदने आया या बेचने की घटनाएं होती थी तो उसके ऊपर वो अतिरिक्त कर लगा देते थे। यहाँ तक कि सामंत के एरिया से, क्षेत्र से होकर के कोई जाता था तो भी उसके ऊपर टैक्स लग जाता था। तो इस प्रकार से सामंतों के पास में अधिक शक्तियाँ थी और लोगों को बहुत सारी बेगार करनी पड़ती थी। इससे भी लोगों में असंतोष था और चर्च में भ्रष्टाचार व्याप्त था। चर्च को भी कर लगाने का अधिकार था। वो कई प्रकार के कर वसूल किया करता था। इस धार्मिक कर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको टाइथ कहा जाता है। तो इस टाइथ के माध्यम से भी लोगों का बड़े स्तर पर शोषण हुआ। तो इस प्रकार से सामाजिक कारणों ने भी फ्रांस की क्रांति में भूमिका निभाई। आर्थिक कारणों में अविवेकपूर्ण कर प्रणाली, यानी कर लगाने का जो आधार है वो कोई ऐसा आधार नहीं था कि सर्वमान्य हो जाए। जैसे हर मील पर चुंगी लग जाती थी, सामंत की सीमाएं बदल जाती, कर बदल जाते थे, ठेकेदारों के माध्यम से करों की वसूली की जाती थी, इसलिए ठेकेदार वो अधिक दरों पर कर वसूल कर लेते थे। तो चर्च है वो जो टाइथ कर वसूल करता था, जो कि फसल का 1/10 भाग हो जाता था, तो इतना तो केवल चर्च ही ले लेता था। तो इस प्रकार से उसने अधिक कर लगा दिए। दूसरा क्या हुआ कि जब अमेरिका की क्रांति में अपन ने पढ़ा कि फ्रांस ने मदद की थी, तो वहाँ जो सेना गई उसका फ्रांस पर और अधिक खर्चा आ गया। इससे पहले सप्तवर्षीय युद्ध में तो वो हार ही चुके थे फ्रांस वाले, तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया था। तो सरकार के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में ऋण बढ़ गया था, कर्जा बढ़ गया था, और कर्जा बढ़ गया तो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए जो पुनः से अविवेकपूर्ण थे। तो इस प्रकार से जो शासन की जो आय थी वो कम थी और खर्चा है वो बहुत ही अधिक था। और आय बढ़ाने के लिए जो साधन होता है वो उद्योग होता है, क्योंकि वो उसी से आप उत्पादन करते हो और उसी उत्पादन से आप चीज़ें बेच करके अपनी आय अर्जित करते हो। तो उद्योग धंधे भी विकसित अवस्था में नहीं थे, क्योंकि आपने देखा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई लेकिन फ्रांस में बहुत लेट हुई। तो उद्योग अवस्था अविकसित थी तो आय के साधन है वो भी कम पड़ गए। दूसरा जो शासक वर्ग था वो बहुत ही अधिक अपव्यय करता था। राजा के और उसकी रानी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन यहाँ सामंत भी कम खर्चीले नहीं हुआ करते थे। वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते थे जिसमें भयंकर मात्रा में शराब और अफीम वगैरह चलता था। वहाँ पर जो शासक वर्ग है वो छोटे छोटे कर लगा देता था, तंबाकू पर कर, नमक पर कर, और इन करों के माध्यम से उसको जो आय प्राप्त होती थी वो अनाप शनाप के खर्चों में खर्च कर देते थे। तो इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था फ्रांस की बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो खास करके इस क्रांति का जो तात्कालिक जो कारण निकल के आएगा वो ये आर्थिक घटनाओं से निकल करके आएगा। वो आगे अपन देखेंगे कि क्या हुआ था। अमेरिका की क्रांति की भूमिका और उसके प्रभाव। जब अमेरिका में सेना लाफायते के नेतृत्व में गई तो वहाँ से वो जीत करके आई, और फिर जब अमेरिका में पेरिस की संधि हुई और जब संविधान को लागू किया तो इन सब चीज़ों से जो सैनिक वहाँ गए थे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। उन्होंने कहा कि वास्तव में स्वतंत्रता और समानता के आदर्श हैं जो अमेरिका के लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं, तो वो हमको भी प्राप्त करने चाहिए। एक तो वहाँ के जो सैनिक आए उन्होंने इस बात को पूरे फ्रांस में फैलाया कि हमें भी इस प्रकार से एक नया आंदोलन छेड़ना चाहिए जिसमें राजा के पास में कम शक्तियाँ और लोगों के पास में अधिक शक्तियाँ हों। दूसरा, जो फ्रांस में ने सेनाएं भेजी थी वो सेनाएं भेजना बहुत ही लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि फ्रांस पहले से ही कर्जे से डूबा हुआ था और केवल इंग्लैंड से बदला लेने के लिए उसने सेनाएं भेजी। तो इस प्रकार से जो अमेरिका में जो क्रांति हुई
उसका भी प्रभाव है वो फ्रांस पर पड़ा और उसके नागरिकों पर पड़ा, तो वो भी क्रांति के लिए मोटिवेट हुए। फ्रांस की क्रांति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बताई जाती है वो है बौद्धिक चेतना। कई बार ये कहा जाता है कि फ्रांस की इस क्रांति में जितना योगदान अन्य कारकों का नहीं था, उससे अधिक योगदान इस बौद्धिक वर्ग का था, मध्यम वर्ग का था, प्रबुद्ध वर्ग का था। इस प्रबुद्ध वर्ग ने क्या किया, इसने फ्रांस की जो तात्कालिक अवस्था थी उसको प्रकट करके लोगों के सामने लाई। उन्होंने विभिन्न प्रकार के लेख लिखे, व्यंग्य लिखी, कविताएं लिखे, नाटक लिखे, समाचार पत्र छापे, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की। उन संस्थाओं में ये पढ़ाया जाने लगा कि राजा के पास में इतनी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे रूसो, नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। इसके बारे में अपन अभी अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो रूसो का क्या योगदान है? रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसको सामाजिक संविदा कहते हैं या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा? उसने लिखा कि जो राज्य हैं वो व्यक्तियों के बीच में एक समझौते से बना है। उसने लिखा कि पहली आदिम अवस्था में मनुष्य के पास में कुछ भी नहीं था। जब संपत्ति का सिद्धांत आया तो लोगों में झगड़े होने लगे। तब लोगों ने एक समझौता किया। लोगों ने अपने में से ही एक व्यक्ति को राजा बनाया और कहा कि राजा का ये कर्तव्य है और राजा चूंकि ये कर्तव्य निभा सके इसलिए जनता है वो उसको कर देगी। तो इस रूसो के सिद्धांत से ये निकल करके आया कि राजा कोई बाहरी नहीं है, उसके पास कोई देवी शक्तियां नहीं है, बल्कि राजा है वो इन लोगों के समझौते से बना हुआ व्यक्ति है। इसलिए जब ये लोग जैसा कहेंगे वैसा राजा को करना पड़ेगा, नहीं तो ये सामाजिक समझौता भंग हो जाएगा और राजा का खत्म हो जाएगा पद ही। और फिर उसने कहा कि मनुष्य है वो स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। तो वो ये कहना चाहता है कि उसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं और ये प्रतिबंध है वो नकारात्मक होते हैं। इससे प्रतिबंधों को नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने फ्रांस के लोगों में जो सामाजिक संविदा पुस्तक के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया। रोबेस्पियर, जिसके बारे में अपना आगे पढ़ेंगे अभी, कि रोबेस्पियर जो फ्रांस की क्रांति में बाद में आया, वो रूसो की सामाजिक संविदा पुस्तक को हमेशा अपने पास रखता था। वो उसका बड़ा अनुयायी था। तो इससे पता चलता है कि रूसो का योगदान काफ़ी ज़्यादा था। फिर एक राजनीति विज्ञानी हुए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का ही था, लेकिन वो एक बार यात्रा पर इंग्लैंड गया और वहाँ उसने देखा कि किस प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों ही अलग अलग हैं। इनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण है। अर्थात न्यायपालिका अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग काम करती है, व्यवस्थापिका अलग काम करती है। तो उसने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। एक ही व्यक्ति के पास में तीनों शक्तियां नहीं होनी चाहिए। फ्रांस में तो सभी शक्तियां राजा के पास में थी। तो उसने लोगों को यह कहा कि हमारे पास में जो शक्तियां हैं वो इनका 3 भागों में विभाजन होना चाहिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए। यद्यपि मॉन्टेस्क्यू ने जो इंग्लैंड में जाकर के देखा और जो उसको उसने समझा, वास्तव में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत ने फ्रांस के लोगों में ये मानसिकता तैयार कर ली कि शक्तियों का विभाजन अलग अलग भागों में होना चाहिए। दिद्रो भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसने लोगों में स्वतंत्र चेतना की भावना विकसित करने का प्रयास किया। वोल्टेयर एक प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी था। उसने कहा था कि ईश्वर हृदय में ही रहता है, बाइबल और चर्च में नहीं, इसलिए मैं बाइबल और चर्च की बात को नहीं मानना चाहिए। और एक प्रसिद्ध वोल्टेयर का स्टेटमेंट है जो आपने शायद कई बार पढ़ा होगा। आप यदि राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ते हो तो उसके सबसे ऊपर प्रत्येक दिन हमेशा ये लिखा हुआ आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। थोड़ा सा अलग शब्दों में, हो सकता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके बात कहने के अधिकार की रक्षा करूँगा। तो ये पंक्तियाँ आज भी समाचार पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में हमेशा शीर्षक पर आती है। आप उसको देख सकते हो। ये वोल्टेयर का कथन है। तो इसने भी फ्रांस की क्रांति को मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता था। इस कथन का आशय यही है कि मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप बोलिए, क्योंकि आपका बोलने का अधिकार है और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा कर सकूँ।
तो इस प्रकार से इस बौद्धिक वर्ग ने फ्रांस की क्रांति या सोए हुए लोगों को जगाया। तात्कालिक कारण की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि तात्कालिक कारणों में अर्थव्यवस्था प्रमुख कारण था, तो तात्कालिक अवस्था में विकृत अर्थव्यवस्था के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ये अर्थव्यवस्था बहुत ही टूट चुकी थी। राजा के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में कर था, ऋण था। और ऋण क्यों था, इसके कारण मैंने आपको बताया। चाहे खर्चीली पद्धति हो, चाहे विभिन्न युद्धों में भाग लेना हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो, प्रशा के साथ युद्ध हो, इन सभी युद्धों के बाद में फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इन अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने वित्त मंत्री बनाया सबसे पहले तुर्गो को। जब तुर्गो को वित्त मंत्री बनाया तो वो तुर्गो योग्य व्यक्ति था, और उसने कहा कि उसने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। एक था दिवालियापन नहीं, यानी किसी को भी दिवालिया घोषित नहीं करना है, क्योंकि दिवालिया घोषित होता ही वो फिर छूट जाता है। तो दिवालियापन नहीं। फिर कहा कि करों में वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि करों में वृद्धि करेंगे तो पब्लिक वो त्रस्त हो जाएगी, उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। कर नहीं लगाने हैं, और किसी को भी ऋण नहीं लेना है। सरकार को कोई भी अब कर्जा नहीं लेना है, क्योंकि कर्जा पहले से बहुत रखा है। तो तुर्गो के 3 सिद्धांत है, दिवालियापन नहीं, कर नहीं और ऋण नहीं। और फिर उसने कहा कि उद्योग व्यापार स्थापित किए जाए, और कारीगरों और दस्तकारों को प्रेरित किया जाए। और एक किसानों के ऊपर कर पर लगता था, जिसको कोरवी कर कहा जाता था, और उसने कहा कि अब इस कोरवी कर को भी समाप्त किया जाए। साथ ही काम के बदले मजदूरी देने जैसे कुछ प्रस्ताव रखे। लेकिन तुर्गो जो था, उसने जब विशेषाधिकार खत्म करने का प्रस्ताव रखा कि किसी भी व्यक्ति के पास में ज़्यादा विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, तो रानी ने उसको पद से हटा दिया। तुर्गो के बाद में नेकर की नियुक्ति हुई। नेकर भी एक विद्वान अर्थशास्त्री था, और उसने ये कहा था कि अमेरिका के संघर्ष में फ्रांस को भाग नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी भाग लिया। नेकर ने जो राज्य की आय और व्यय है उसको पब्लिक कर दिया, यानी सभी लोगों को पता चल गया कि राज्य की आय कितनी है और उसका खर्चा कितना है। तो सभी लोगों को पता चल गया कि आय कम है और खर्चा ज़्यादा है। फिर उसने जो अनुत्पादक वर्ग था, जैसे राजा, दरबारी, कुलीन व्यक्ति, ये कुछ कमाते नहीं है बल्कि खाते ही हैं, और वो अनाप शनाप खर्च करते हैं। तो इन सब का हिसाब किताब भी आम पब्लिक के सामने ले आया। इससे इस वर्ग में, कुलीन वर्ग में, सामंत वर्ग में, शासक वर्ग में असंतोष पैदा हो गया, और उन्होंने तो नेकर को भी उसके पद से हटा दिया। अगला जो वित्त मंत्री आया वो कैलोन था। तो नेकर के हटाने के बाद में कैलोन 1781 में बना, और कैलोन ने कहा कि जो सरकार का घाटा है उसको कर्जा लेकर के उतार दिया जाए, और फिर उस कर्ज को धीरे धीरे चुकाया जाए। लेकिन अब ये रास्ता बंद हो चुका था, क्योंकि कर्ज लें तो किससे लें, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था, क्योंकि राजा की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी विश्वसनीयता वो खत्म हो रही थी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कैलोन को भी हटा दिया, और अंत में ब्रिया को बनाया गया। और ब्रिया ने यह सुझाव दिया कि अब है वो एस्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाए। क्योंकि अब जो कर जो नए लगाने हैं, उन करों को जो परमिशन देगा वो एस्टेटस जनरल देगा। इसलिए अब एस्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए, और फ्रांस की क्रांति की घटनाएं जो शुरू होती है वो इस एस्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत से ही होती है। तो अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जब ब्रिया ने एस्टेटस जनरल को बुलाने का प्रस्ताव दिया तो उसके बाद में क्या हुआ। आज का वीडियो इतना ही। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एस्टेटस जनरल और उसके बाद की घटनाएं किस प्रकार से हुई। थैंक यू।